बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कुरतुल अयाज और आज स्टूडेंट्स हम चैप्टर 11 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कैटालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। स्टूडेंट्स, कैटालिसिस जो आज का हमारा टॉपिक है, इसको डिस्कस करने से पहले हमें देखना होगा या हमें समझना होगा कि व्हाट इज अ कैटलिस्ट, क्योंकि कैटालिसिस ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कैटलिस्ट इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम समझें कि व्हाट इज़ अ कैटलिस्ट। स्टूडेंट्स, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बेसिकली इंक्रीज कर देता है। यानी एक रिएक्शन अगर हम कहें कि वो 1 घंटे में कंप्लीट होता है तो कैटलिस्ट की मौजूदगी से उसका टाइम कम हो जाता है। से कैटलिस्ट की मौजूदगी में वो 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। इट्स मीन कि कैटलिस्ट की मौजूदगी से रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, तेज होगी और वो जल्दी कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स, कैटलिस्ट अपनी इस प्रॉपर्टी की बेस पे कि ये रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, ये इंडस्ट्री के में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी प्रोडक्ट को इंडस्ट्रियल स्केल पे सिंथेसाइज करना चाहते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ह्यूज होती है, तो हमें इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंसिडर करना होता है कि जो रिएक्शन हम करने जा रहे हैं उसमें कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, उसके अंदर कितनी फ्यूल कंजप्शन होगी, ठीक है, और कितना टाइम रिक्वायर होगा। तो हम ऐसे प्रोटोकॉल सेट करते हैं ताकि हमारा जो रिएक्शन है वो जल्द अज जल्द हो सके, यानी कम वक्त में हो और फ्यूल कंजप्शन भी कम हो। तो वहां पर स्टूडेंट्स ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है हमें कैटलिस्ट प्रोवाइड करता है, या आप कह लें कि इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही कैटलिस्ट है। कि जब हम उन रिएक्शंस में कैटलिस्ट को इन्वॉल्व कर देते हैं तो हमारा टाइम भी कम हो जाता है। जब टाइम कम होगा तो फ्यूल कंजप्शन भी लेस होगी, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आप मजीद कैटलिस्ट के रोल को कंफर्म करना चाहते हैं या बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो आइए मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग से एग्जांपल देती हूँ। उम्मीद है उस एग्जांपल के बाद आपको कैटलिस्ट का रोल ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक फैक्ट्री का सीन ड्रॉ करने लगी। फॉर एग्जाम्पल, ये एक फैक्ट्री का रूम है, एक कमरा है जहां पर डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज फर्स्ट पर्सन, ठीक है। ये एक और वर्कर है, यहां पर वर्कर नंबर 2 और ये है वर्कर नंबर 3, ठीक है। इनको डिफरेंट काम असाइन किए गए हैं, ये इनकी वर्क टेबल्स हैं इस तरह से, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इस रूम में ये दैट इज वर्कर नंबर 3। अब आप इस रूम में आप देख सकते हैं कि इन तीनों वर्कर्स को काम दिया गया है कि ये फैक्ट्री में काम करें। से ये कपड़े की फैक्ट्री है और इनको स्टिचिंग का काम दिया गया है, ठीक है। तो अब वर्कर नंबर 1 देखिए, वो अपनी वर्किंग टेबल से बहुत ज्यादा दूर है, यानी कि वो अपना काम तेजी के साथ नहीं कर रहा। तो हम क्या कहेंगे कि वर्कर नंबर 1 बहुत ही स्लो काम कर रहा है, अपने टारगेट से बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। वर्कर नंबर 3 जो है ये मीडियम स्पीड के साथ काम कर रहा है, कभी काम करता है, कभी रुक जाता है, फिर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जो वर्कर नंबर 2 है ये बहुत ही फोकस होकर काम कर रहा है, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स, हम चाहते हैं कि हमारे इस प्रोसेस की जो क्लोथिंग की या आप कह लेंगे कपड़ों की स्टिचिंग है, इसका प्रोसेस जरा फास्ट हो जाए। लेकिन आप देखें कि ये लोग फास्ट सारी इक्वल स्पीड से काम नहीं करें। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस फैक्ट्री के रूम में या इन वर्कर्स के ऊपर एक सुपरवाइजर को अलॉट कर दें। इस रूम के अंदर कौन आ गया है, अब एक सुपरवाइजर आ गया है, ठीक है। ये सुपरवाइजर है। अब ये सुपरवाइजर क्या करेगा, इनको गाइड करेगा बेसिकली कि आपने किस तरह से काम तेजी के साथ करना है। ये खुद काम नहीं करेगा, ठीक है, ये खुद स्टिचिंग करना शुरू नहीं कर देगा। इनकी हेल्प किस सेंस में करेगा कि इन्हें वे बताएगा कि आप किस तरह से ये काम स्पीड से कर सकते हैं। तो इसके आने के बाद हर बंदा जो है वो काम फास्ट करना शुरू कर देगा, जो स्लो कर रहा था काम वो भी फास्ट कर देगा। यानी एक सुपरवाइजर की एंट्री की वजह से आपका काम तेज हो गया है।
तो स्टूडेंट्स अगर हम इस केमिकल रिएक्शन की बात करें, इसी एग्जांपल को केमिकल रिएक्शन के साथ मिलाना चाहें, तो ये वर्कर्स क्या होंगे? वर्कर विल बी आवर रिएक्टेंट्स, ठीक है। यानी रिएक्टेंट्स में से कुछ रिएक्टेंट्स की एनर्जी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, जो कि इफेक्टिवली कोलाइड करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम होती है, वो स्लोली मूव कर रहे होते हैं, और कुछ की एनर्जी मीडियम होती है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जब हम इन रिएक्टेंट्स के अंदर, ये सुपरवाइजर क्या होगा? दैट विल बी आवर कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट क्या करेगा? ये इन रिएक्टेंट्स की आप कह लें जो इनकी वर्किंग स्पीड है उसको फास्ट कर देगा, ठीक है। तो यू कैन से सुपरवाइजर रिएक्टेंट्स केमिकल रिएक्शन में जो सुपरवाइजर है दैट इज आवर कैटलिस्ट, और वर्कर्स क्या हो जाएंगे? रिएक्टेंट्स हो जाएंगे। और कैटलिस्ट की एंट्री के बाद रिएक्शन की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि कैसे कैटलिस्ट इन रिएक्टेंट्स को इफेक्टिवली कोलाइड करवाता है और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी हमारा रिएक्शन तभी स्पीड अप होगा ना जब रिएक्टेंट्स आपस में इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे और फिर प्रोडक्ट्स में बनेंगे, ठीक है। तो आखिर कैटलिस्ट के आने से क्या चेंज आती है? जैसे हमने फैक्ट्री के केस में डिस्कस किया था कि सुपरवाइजर उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करता है, तो कैटलिस्ट का क्या रोल है? वो क्या हेल्प करता है रिएक्टेंट्स की, ताकि रिएक्टेंट्स जो हैं या फिर आप कह लें कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्पीड अप हो जाए, ठीक है। तो उसकी हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स हम ये ग्राफ से फर्दर डिस्कस करेंगे। मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूं आपके सामने। विदाउट अ कैटलिस्ट एनर्जी ग्राफ फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स वुड बी लाइक दिस। ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी है और ये किसकी एनर्जी हो जाएगी? ये प्रोडक्ट्स की एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। अब विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के बगैर रिएक्टेंट्स को कितनी एनर्जी चाहिए कि वो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का पॉइंट ये होगा, ठीक है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएं और फिर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। यहां पर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो हमने एक्टिवेशन और एनर्जी के टॉपिक में डिटेल में डिस्कस किया था कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है स्टूडेंट। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वो स्पीशी होती है जिसके अंदर टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स, या आप कह लें कि रिएक्टेंट्स आपस में करीब आते हैं और वहां पर ओल्ड बॉन्ड्स टूटते हैं, यानी ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। अगर A और B हमारे रिएक्टेंट्स हैं तो यहां पर क्या होता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में ओल्ड बॉन्ड टूटेगा, ये वाला पुराना बॉन्ड है ये टूटेगा, और यहां पर न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। इसे हम क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है फिर रिएक्टेंट्स जो हैं वो आसानी से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये A और B हमारे प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर मैं A2 B2 मेंशन करूंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स विदाउट इन्वॉल्विंग द कैटलिस्ट कितनी एनर्जी रिक्वायर थी, या एनर्जी बैरियर जिसे हम क्या कहते हैं? दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। वो कितना ज्यादा था? आप देखिए यहां से यहां तक ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। ये आप ये कह लें दिस वन, ये एक्टिवेशन एनर्जी की वो वैल्यू है जबकि कैटलिस्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। ये ज्यादा है ना। जब स्टूडेंट्स आप इसी रिएक्शन में कैटलिस्ट ऐड कर देंगे तो कैटलिस्ट क्या करता है? बेसिकली रिएक्टेंट्स को नॉर्मल पाथ से एक और पाथ इंट्रोड्यूस करवाता है कि आप इस रास्ते की बजाय अगर इस रास्ते से जाएंगे तो क्या होगा? लेस एनर्जी रिक्वायर होगी, ठीक है। अब देखें रिएक्टेंट्स के लिए ये पाथ आसान है रेड वाला कि वो इतनी एनर्जी बैरियर को ओवरकम करें और फिर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो, या फिर ये स्मॉल हम्प जो है या ये स्मॉल अपहिल है इसको ओवरकम करते हुए प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएं। तो ये जो रेड वाला है, सॉरी ये जो ब्लैक वाला है, दैट इज द, ये क्या बनाएगा? कैटेलाइज्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू स्टूडेंट्स आप देखें कितनी कम होगी।
दिस स्मॉल वैल्यू। तो यू कैन से स्टूडेंट्स के कैटलिस्ट का क्या रोल है कि कैटलिस्ट बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है, ठीक है। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो फिर रिएक्टेंट्स आसानी के साथ प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है। तो कैटलिस्ट को स्टूडेंट्स इस एक्सप्लेनेशन की बेसिस पे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इज अ substance that alters the rate of reaction without taking part in a chemical reaction is called कैटलिस्ट। यानी केमिकली ये कैटलिस्ट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन इसकी प्रेजेंस क्या कर देती है, रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप कर देती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब हमने कैटलिस्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया तो कैटालिसिस को डिफाइन करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। कैटालिसिस को आप क्या कहेंगे, द प्रोसेस in which catalyst is involved to speed up the reaction is called catalysis, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बेसिकली एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं ताकि हम देख सकें कि जो हमने बात की, द प्रोसेस इन विच कैटलिस्ट इज इन्वॉल्व टू स्पीड अप द रिएक्शन इज कॉल्ड कैटालिसिस। इस डेफिनेशन को हम जस्टिफाई करें तो एक बड़ी मजे की एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। ये नॉर्मली डीकम्पोज होता है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, ये इसके प्रोडक्ट्स होते हैं जब इसकी डीकम्पोजिशन होती है। ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा स्लो है, ठीक है। अगर आप सिंपल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को बीकर में लेंगे तो इसकी डीकम्पोजिशन बहुत स्लो होगी। अब आप देख सकते हैं आपको कोई रिएक्शन फील होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी सोप की डाल दें, सोप की क्वांटिटी हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जब हम इसके अंदर कैटलिस्ट ऐड करें तो जो ऑक्सीजन बनेगी वो हमें फोम की फॉर्म में यानी झाग की फॉर्म में फील हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हमने देखें एक सिलेंडर के अंदर क्या लिया है, कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और इसके अंदर सोप एडेड है, ठीक है। अब इसके ऊपर से हम पोटाशियम आयोडाइड एज कैटलिस्ट ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जैसे ही हम ऐड करते हैं तो कितनी स्पीड के साथ ये झाग जो है ये बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये झाग किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि ऑक्सीजन बनी है, ठीक है। यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की डीकम्पोजिशन हुई जिसके नतीजे में ऑक्सीजन बनी और ऑक्सीजन की वजह से जो सोप हमने डाला था वो सोप की ये झाग इस तरह से बनी है। तो इसको बेसिकली इस रिएक्शन को या इसकी डीकम्पोजिशन की इस डिमॉन्स्ट्रेशन को हम बेसिकली एलिफेंट टूथपेस्ट का नाम देते हैं, ठीक है। आप गूगल कर सकते हैं एलिफेंट टूथपेस्ट के नाम से हाइड्रोजन परऑक्साइड की डीकम्पोजिशन, उसके अंदर उन्होंने सोप ऐड किया होता और एक ये बड़ा आप कह लें कि फन है टू वॉच दिस काइंड ऑफ वीडियो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आइए फर्दर हम टाइप्स ऑफ कैटालिसिस को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, दो टाइप्स हैं। एक है हमारे पास फर्स्ट टाइप का नाम है होमोजीनियस कैटालिसिस और दूसरी टाइप है दैट इज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। स्टूडेंट्स जब इस प्रोसेस को कैटालिसिस को हम फेज की बेस पर डिफरेंशिएट करते हैं तो तब ये दो टाइप्स हमारे सामने आती हैं। होमो मीन्स सेम, ठीक है। इट्स मीन कि होमोजीनियस कैटालिसिस में क्या होगा कि योर रिएक्टेंट एंड योर कैटलिस्ट बोथ विल बी इन द सेम फेज, ठीक है। इन दोनों का फेज क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। सेम फेज का क्या मतलब है
दे विल बी प्रेजेंट इन द सेम स्टेट, ठीक है, मैटर की सेम स्टेट में मौजूद होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूं कि हमारा अगर रिएक्टेंट गैस स्टेट में है तो कैटलिस्ट भी गैस स्टेट में होगा, ठीक है, तो ये गैस गैस का कॉम्बिनेशन है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। फर्स्ट इज आवर रिएक्टेंट और सेकंड हमने कैटलिस्ट की बात की है, उसकी बेस पे गैस गैस का कॉम्बिनेशन है। एग्जांपल हम देखने लगे हैं। व्हाट विल बी आवर एग्जांपल? SO2 दैट इज अ गैस प्लस O2 ऑल्सो अ गैस, ठीक है, और प्रोडक्ट हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस तरह से यहां पर हमारा जो कैटलिस्ट है दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड, दैट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। दिस इज ऑल्सो इन द गैसियस फेज। आप देखें रिएक्टेंट भी गैस फेज में, कैटलिस्ट भी गैस फेज में, तो ये जो प्रोसेस है या ये इस रिएक्शन में कैटलिस्ट इन्वॉल्व है और कैटालिसिस जो होगी उस टाइप को हम क्या कहेंगे? दैट विल बी द होमोजेनियस कैटालिसिस, ठीक है। सेकेंड कॉम्बिनेशन हम देखेंगे लिक्विड लिक्विड। लिक्विड लिक्विड कॉम्बिनेशन में स्टूडेंट्स क्या होगा? रिएक्टेंट विल ऑल्सो बी इन लिक्विड और जो हमारा कैटलिस्ट है वो भी लिक्विड में ही होगा, ठीक है, उसकी फॉर्म क्या होगी? लिक्विड होगी। ये हमारे पास है ग्लूकोज दैट इज सुक्रोज जो कि टेबल शुगर है, ठीक है, C12H22O11 ये इसका फॉर्मूला है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ शुगर, ठीक है। अब इसकी क्या होगी? हाइड्रोलिसिस। तो हमारे पास क्या बनता है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। इन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इनका डिफरेंट होता है, ठीक है। अब यहां पर कैटलिस्ट इज आर एसिड और ये भी सॉल्यूशन में मौजूद होगा, तो ये लिक्विड स्टेट में मौजूद है, ठीक है। एक्वस फॉर्म सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, और हमारा जो एसिड है दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन की जो स्टेट है दैट इज लिक्विड, ठीक है। रिएक्टेंट भी लिक्विड में है, कैटलिस्ट भी लिक्विड में है, अगेन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस कैटालिसिस, ठीक है। अब बात करते हैं हेट्रोजेनियस कैटालिसिस की। हेट्रो मींस डिफरेंट। तो अब क्या रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दे विल हैव डिफरेंट फेज, ठीक है। डिफरेंट फेज का क्या मतलब है? डिफरेंट स्टेट्स में मौजूद होंगे, ठीक है। एक एग्जांपल आपको देती हूं, दैट इज ऑफ गैस सॉलिड कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहां पर जो रिएक्टेंट्स हैं वो गैस होंगे और कैटलिस्ट विल बी आर सॉलिड, दैट इज ऑफ कैटलिस्ट इसकी स्टेट है और ये हमारे रिएक्टेंट की स्टेट होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिर हमारे पास एग्जांपल आएगी, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन और कैटलिस्ट क्या होगा? प्लैटिनम, ठीक है। या फिर हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड भी यूज करते हैं और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये रिएक्शन कहाँ यूज होता है? इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं, और उसका ये एक आप कह लेंगे रिएक्शन है। कैटलिस्ट को मैं रेड कलर में लिख रही हूं, प्लैटिनम दैट इज इन सॉलिड स्टेट, और ये बाकी सबकी स्टेट में मेंशन कर रही हूं गैस स्टेट है, ठीक है। तो डिफरेंट हो गया ना, डिफरेंट फेजेस, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स का फेज डिफरेंट है, तो क्या होगी? हेट्रोजेनियस कैटालिसिस। एक और टाइप देख लें जिसके अंदर क्या है? लिक्विड सॉलिड। लिक्विड सॉलिड का कॉम्बिनेशन भी देख लें, ठीक है। इसके अंदर अगेन डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 दैट इज इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। ये डीकम्पोज होके वाटर और ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। ये रिएक्शन है इसका। अब यहां पर स्टूडेंट्स रिएक्टेंट में कैटलिस्ट जो है वो मैं सॉलिड ले रही हूं, दैट इज मैग्नीज ऑक्साइड। इसका फेज क्या है? सॉलिड है, ठीक है। और रिएक्टेंट का फेज क्या था? लिक्विड था। दोनों फेजेस डिफरेंट हैं, तो कैटालिसिस की टाइप कौन सी है? दैट इज हेट्रोजेनियस कैटालिसिस, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स होमोजीनियस कैटालिसिस में होता क्या है कि सेम फेज की वजह से जो हमारा कैटलिस्ट होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है, थ्रू आउट द रिएक्टेंट्स, ठीक है, क्योंकि गैस सेम फेज है तो मिक्सिंग इनकी अच्छी तरह से होती है, जबकि हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में क्या है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं होती कैटलिस्ट की, ठीक है। तो सबसे पहले हम होमोजीनियस कैटालिसिस को कैसे देखते हैं कि व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज देन द कैटालिसिस इज कॉल्ड होमोजीनियस कैटालिसिस। इसके अगेंस्ट हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन द फेज ऑफ रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट इज डिफरेंट देन दिस इज नोन एज heterogeneous catalysis. In homogeneous catalysis catalyst is uniformly distributed, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सेम फेज। और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में क्या होता है कि कैटलिस्ट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, ठीक है। स्टूडेंट्स फर्दर अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट, क्या खूबियां हैं कैटलिस्ट की जिसकी वजह से ये इंडस्ट्रियल स्केल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कैटलिस्ट। स्टूडेंट्स कैटलिस्ट के बहुत ज़्यादा आप कह लेंगे डिफरेंट उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है और अपनी वर्किंग में भी यूनिक है, ठीक है। सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड केमिकली। इसका क्या मतलब है, जैसे कि हमने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर के स्टार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था कि कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि केमिकल रिएक्शन में सिर्फ इसलिए इन्वॉल्व होता है ताकि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाया जा सके है, वो उस केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, वो केमिकली इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। फिजिकली उसकी प्रेजेंस होती है, फिजिकली वो प्रेजेंट होता है लेकिन केमिकली इन्वॉल्व नहीं होता। तो यू कैन से कि कैटलिस्ट में कोई केमिकल चेंज नहीं आता, नो केमिकल चेंज अकर, ठीक है, और नो क्वांटिटेटिव चेंज। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने अपना कैटलिस्ट जो था 10 ग्राम्स बिफोर यानी रिएक्शन के स्टार्ट में डाला था तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन उसकी अमाउंट सेम रहेगी, दैट विल ऑल्सो 10 ग्राम्स, ठीक है। उसकी क्वांटिटी जो है वो इफेक्ट नहीं होती और ना ही वो केमिकली इफेक्ट होता है, यानी उसकी केमिकल नेचर भी इफेक्ट नहीं होती, सेम रहती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको मैं मेंशन करती हूँ कि एग्जाम्पल हम किस तरह से देख सकते हैं, दैट इज पोटाशियम क्लोरेट, ठीक है। इसकी डीकम्पोजिशन होकर ये KCl और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज द डीकम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम क्लोरेट। ये किसकी प्रेजेंस में होती है, मैंगनीज ऑक्साइड की, ठीक है। जब स्टूडेंट्स आप मैंगनीज ऑक्साइड को पोटाशियम क्लोरेट की डीकम्पोजिशन के लिए यूज करते हैं तो मैंगनीज ऑक्साइड में सिर्फ इतना सा चेंज आता है कि अगर आपने इसके ग्रैन्यूल्स लिए थे, मैंगनीज ऑक्साइड के ग्रैन्यूल्स अगर आपने ऐड किए थे तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसका पाउडर बन जाएगा। यानी कैटलिस्ट आफ्टर द केमिकल रिएक्शन उसके अंदर सिर्फ फिजिकल चेंज आ सकता है, कोई केमिकल चेंज नहीं, ना ही उसकी क्वांटिटी इफेक्ट होगी, ठीक है। क्वांटिटी उसका वेट भी इफेक्ट नहीं होगा, उसकी केमिकल नेचर भी इफेक्ट नहीं होगी, ओनली फिजिकल चेंज कैन अकर। तीसरा पॉइंट लिख दो, थर्ड पॉइंट, ओनली फिजिकल चेंज कैन अकर, ठीक है। ऐसी रिएक्शंस जिनमें मेटल्स यूज होते हैं, सॉलिड मेटल्स, ठीक है, यानी जैसे मेटल शीट्स अगर आप यूज कर रहे हैं एज कैटलिस्ट तो क्या होता है, उसके अंदर मेटल की सरफेस जो है ना दैट विल लूज इट्स लस्टर, ठीक है। जो शाइनी सरफेस होती है वो खत्म हो जाती है, आप कह सकते हैं टार्निश्ड सरफेस, लॉस ऑफ लस्टर, इतना डिफरेंस आता है बस, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट 1 दैट इज रेलिवेंट टू दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट। तो अगर आप ये बातें उस क्वेश्चन के अंडर लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है इज इफेक्टिवनेस ऑफ अ कैटलिस्ट। अब इफेक्टिवनेस ऑफ अ कैटलिस्ट ये हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं कि कैटलिस्ट कितना इफेक्टिव है
उसको स्टूडेंट्स हम उसकी क्वांटिटीज से मेजर कर सकते हैं कि कैटलिस्ट की हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल से आप बेहतर समझेंगे कि किस कदर इफेक्टिव है। अब आप देखें, मैं अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाती हूं, प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? वाटर। अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं होगा तो प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, ठीक है। कैटलिस्ट ऐड करेंगे, दैट इज प्लैटिनम। अब प्लैटिनम की कितनी क्वांटिटी ऐड करूं, जबकि मैंने रिएक्टेंट्स कितने लिए हैं? 2.5 dm³ ऑफ वाटर एंड 1.25 dm³ ऑफ ऑक्सीजन। सॉरी, मैंने वाटर कहा है, 2.5 dm³ ऑफ हाइड्रोजन एंड 1.5 dm³ ऑफ ऑक्सीजन, यानी रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी बल्क में है। तो आप स्टूडेंट्स, आपका क्या ख्याल है कि कैटलिस्ट की क्वांटिटी हम कितनी लेंगे? वो भी क्या हमें लीटर्स में लेनी पड़ेगी या हाफ क्वांटिटी लेनी पड़ेगी? नहीं स्टूडेंट्स, हमें बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी चाहिए होगी। प्लैटिनम का सिर्फ 1 mg काफी होगा, 1 mg। इतनी बड़ी क्वांटिटी रिएक्टेंट्स की है और कैटालिसिस के लिए या कैटलिस्ट के तौर पे हम कितनी क्वांटिटी डाल रहे हैं? ओनली 1 mg। तो स्टूडेंट्स, अब आप इस क्वांटिटी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैटलिस्ट किस कदर स्मॉल अमाउंट में हमें रिक्वायर होता है, लेकिन उसका जो आप कह लें कि रिजल्ट्स हैं या उसकी जो वर्किंग है वो आपको फुल रिजल्ट्स देगी कि आपके प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज H2O2। इसकी डीकंपोजिशन में वाटर और ऑक्सीजन बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर इसमें हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 1000 लीटर्स भी आप ले लें तो फिर क्या हमें कितनी क्वांटिटी रिक्वायर होगी? प्लैटिनम की ओनली 1 mg, ठीक है। इतनी क्वांटिटी काफी होगी फॉर इट्स डीकंपोजिशन, ठीक है। दैट वाज अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ अ कैटलिस्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है हमारा, दैट इज द सरफेस एरिया, ठीक है। यानी सरफेस एरिया कैटलिस्ट की क्या वर्किंग को इफेक्ट करता है या नहीं? तो स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया जो है वो हाईली इफेक्ट करता है एफिशिएंसी ऑफ अ कैटलिस्ट। किस तरह से? अगर आप कैटलिस्ट का लंप लें, फॉर एग्जांपल प्लैटिनम आपने देखा है कि हमने ज्यादातर कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया है, तो अगर आप इसका एक लंप लेंगे तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, या उसके कंपैरिजन में आप प्लैटिनम का पाउडर लेंगे, यानी पाउडर फॉर्म में प्लैटिनम को लेंगे तो तब वो ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सकता है, या जब आप उसका एक लंप ले रहे हैं या सॉलिड ब्लॉक ले रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जब सॉलिड ब्लॉक है तो फिर मेटल की सरफेस जो है दैट इज द ओनली सरफेस एरिया अवेलेबल, ठीक है। यानी अगर ये सॉलिड ब्लॉक इस तरह से है तो जो ऊपर ऊपर की सरफेस है सिर्फ वही अवेलेबल है फॉर रिएक्टेंट्स टू इंटरैक्ट, ठीक है। बाकी अंदर का जो प्लैटिनम है वो तो रिएक्शन में पार्ट ही नहीं ले रहा। जबकि पाउडर्ड प्लैटिनम में देखें कि हर मेटल का हर एटम जो है या आप कह लें कि पार्टिकल जो है दैट इज अवेलेबल फॉर द रिएक्टेंट्स टू कम एंड इंटरैक्ट, उसके साथ कांटेक्ट कर सके, ठीक है। ये देखें, अंदर वाले पार्टिकल्स के साथ भी इंटरेक्शन हो सकती है। तो सरफेस एरिया इन द केस ऑफ प्लैटिनम एज पाउडर्ड ज्यादा होगा। यहां पर क्या है? हाई सरफेस एरिया। तो रिएक्शन क्या होगा? और यू कैन से एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट विल बी मोर, ठीक है। रिएक्शन के अंदर एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट वो क्या होगी? ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू जब आप एक मेटल का लंप लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, निकल दैट इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन, ठीक है। ऑयल से घी बनने के प्रोसेस में निकल इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स निकल को आप फॉइल की फॉर्म में लें,
इस तरह से, तब सरफेस एरिया ज्यादा होगा। या अगेन निकल पाउडर्ड फॉर्म में लें, तो अब फॉइल चाहे आप थिन भी लें, लेकिन फिर भी पाउडर के कंपैरिजन में सरफेस एरिया फिर भी क्या होगा, कम होगा। लेस सरफेस एरिया तो उसकी वर्किंग क्या होगी, कम होगी। पाउडर्ड निकल विल बी मोर इफेक्टिव। ठीक है, ये चीज आपने देख ली कि सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से कि कैटलिस्ट जो है उसकी आप कह लें कि एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाती है। नाउ व्हाट अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन? स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल रिएक्शंस में हमने क्या पढ़ा था, A प्लस बी कन्वर्टेड इनटू C प्लस डी, प्रोडक्ट C प्लस डी है। ठीक है, और ये साइन जो है दैट इज फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। और हमने इसका ग्राफ जब देखा, स्टडी किया था, तो हमने कहा था कि रिएक्टेंट स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन में क्या होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन कम हो रही होती है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ रही होती है। एक पॉइंट जहां पर ये दोनों रिएक्शंस बराबर हो जाते हैं, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन, वो पॉइंट क्या कहलाता है, दैट पॉइंट वाज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, और इसके आगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम किस तरह लिखते थे, Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स। अब स्टूडेंट वो आपसे ये कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में चेंज नहीं होती, बल्कि क्या होती है, जल्दी अचीव हो जाती। यू कैन से कि अगर मैं कहूं कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से आफ्टर 30 मिनट्स अचीव हुई थी विदाउट अ कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट 30 मिनट के बाद इस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव हुई थी, तो अब क्या होगा कि आफ्टर एडिंग कैटलिस्ट रिएक्टेंट्स, यही रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे और इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो अर्ली अचीव हो जाएगी। देखें सेम पॉइंट पे है, और जब हमने टाइम देखा तो हाफ टाइम हो गया है, 15 मिनट्स में ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हमने अचीव की है विद कैटलिस्ट। ठीक है, इसकी क्या वजह है, जब हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन को इक्वली जो है स्पीड अप करता है। जितना फॉरवर्ड रिएक्शन को स्पीड अप करता है उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन को भी स्पीड अप करता है। इस वजह से इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो अर्ली अचीव हो जाता है, लेकिन चेंज नहीं होता। ठीक है, दैट इज अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन रिमेन अनइफेक्टिव ड्यूरिंग you can say in the presence of a catalyst. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट 4 दैट इज रेलिवेंट टू दिस पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है थर्मोडायनेमिक कंडीशंस। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट क्या डिस्क्राइब करता है कि कैटलिस्ट, जैसे कि हम बार बार अभी डिस्कस कर रहे हैं कि कैटलिस्ट ओनली हेल्प्स टू स्पीड अप द रिएक्शन। ये किसी ऐसे रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता या स्पीड अप नहीं कर सकता जो कि पॉसिबल नहीं है, जो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, यानी थर्मोकेमिस्ट्री हमें ये इंफॉर्मेशन दे रही हो कि ये रिएक्शन जो है वो फिजिबल नहीं है, तो उस रिएक्शन को जो है वो कैटलिस्ट इनिशिएट नहीं कर सकता, स्पीड अप नहीं कर सकता। ये सिर्फ उन्हीं रिएक्शंस की हेल्प कर सकता है, उनको स्पीड अप कर सकता है जो कि थर्मोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो है फिजिबल हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट है, 6 पॉइंट है, 1 रिएक्शन 1 कैटलिस्ट। इसका क्या मतलब है कि स्टूडेंट्स कि जब आप एक ही रिएक्टेंट के साथ कैटलिस्ट को चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट्स हमारे पास डिफरेंट आती हैं। किस तरह से, एथेनॉल है, अगर एथेनॉल को हम एज कैटलिस्ट इसके अंदर हॉट एल्यूमिनियम ऑक्साइड डालेंगे तो फिर हमारे पास एल्यूमिनियम की क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन, यानी कि वाटर विल बी रिलीज्ड। डिहाइड्रेशन किस प्रोसेस को कहते हैं, जिस केमिकल रिएक्शन के दौरान वाटर रिलीज होता है उसे क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। और अगर सेम रिएक्टेंट के साथ हम कैटलिस्ट चेंज कर देते हैं, हम कॉपर ले लेते हैं, तो फिर स्टूडेंट्स डिहाइड्रेशन नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि एथेनॉल की क्या होगी, डिहाइड्रोजनेशन।
डिहाइड्रोजनेशन किसे कहते हैं? जब आपके रिएक्टेंट में से हाइड्रोजन जो है वो रिलीज होती है, रिमूव होती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दैट इज द डिहाइड्रोजनेशन। तो कॉपर की प्रेजेंस में एथेनॉल की क्या हो रही है? डिहाइड्रोजनेशन हो रही है, ठीक है। अब इसी तरह से फॉर्मिक एसिड के साथ एग्जांपल ले लें कि जब हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज किया तो फिर प्रोडक्ट्स डिफरेंट थी, वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड बनी, ठीक है। और जब स्टूडेंट्स आपने फॉर्मिक एसिड के साथ कॉपर एज अ कैटलिस्ट यूज किया तो फिर प्रोडक्ट्स क्या हैं? हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोडक्ट्स जो हैं वो टोटली चेंज हो गई। तो स्टूडेंट्स आप ये मत समझिएगा कि एक ही रिएक्टेंट के साथ आप कोई भी कैटलिस्ट यूज कर लें तो प्रोडक्ट्स आपको हमेशा सेम मिलेंगी। नो, कैटलिस्ट इज वेरी स्पेसिफिक फॉर इट्स प्रोडक्ट्स। आप कैटलिस्ट चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट्स भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट जो है उसे उन्हें डिस्कस करते हैं। Students, next characteristic of catalyst is the temperature. Temperature affects the role of catalyst. It's mean कि एक खास टेम्परेचर पे कैटलिस्ट की जो वर्किंग है वो मैक्सिमम होगी। अगर उससे ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे केमिकल रिएक्शन का तो फिर क्या होगा? वो आपके कैटलिस्ट को इफेक्ट कर देगा। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा रिएक्शन मिक्सचर में कैटलिस्ट इज द कोलाइडल प्लैटिनम, ठीक है। जब आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे, इंक्रीजिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाने से क्या होगा? वो कोएगुलेट कर जाएगा, ठीक है। जब वो कोएगुलेट कर जाएगा तो उसकी एफिशिएंसी वो नहीं रहेगी जो कि कोलाइडल प्लैटिनम फॉर्म में थी, ठीक है। कोलाइडल आपको पता है ना, कोलाइडल इज द सॉल्यूशन फॉर्म जिसके अंदर पार्टिकल्स का साइज ना ही बहुत ज्यादा छोटा होता है और ना ही बहुत ज्यादा बड़ा होता है, यानी मीडियम साइज होता है कि वो विजिबल नहीं होते, इन बिटवीन होते हैं, ठीक है। ना आपका सॉल्यूशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है और ना ही बिल्कुल आप उसके सॉलिड पार्टिकल्स देख सकते हैं, तो इन बिटवीन द पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये बेसिकली कोएगुलेट कर जाएगा, ठीक है। तो जिससे एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात है कैटालिटिक पॉइजनिंग। एक कैटलिस्ट जो है वो उसकी वर्किंग कब स्टॉप कर सकते हैं, यानी अगर आप फैक्ट्री में फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन चल रहा है और वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, अब आप चाहते हैं कि वो रिएक्शन स्टॉप हो जाए, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम कोई ऐसा सब्सटेंस उसके अंदर ऐड कर देते हैं जो कि कैटलिस्ट की वर्किंग को इनहिबिट कर देता है, ठीक है, उसको प्रॉपर्ली वर्क नहीं करने देता। तो इस तरह के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? दैट सब्सटेंस इज पॉइजन फॉर द catalyst, ठीक है। The presence of some amount of foreign substance which render catalyst ineffective are called poisons, ठीक है। स्टूडेंट्स अब ये जो पॉइजन या ऐसे सब्सटेंस जो कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को रोकते हैं वो जरूरी नहीं कि हम अपनी मर्जी से ऐड करें, वो तो हम पर्पसली ऐड करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ड्यूरिंग दैट केमिकल रिएक्शन अगर हमने इम्प्योरिटीज़ का ख्याल नहीं रखा, अगर हमने अपने प्रोसेस को इम्प्योरिटी फ्री ना बनाया हो, तो फिर कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड हो जाने से क्या होता है कि हमारा रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, क्योंकि वो कैटलिस्ट को पॉइजन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसके अंदर हमारा कैटलिस्ट इज कोलाइडल प्लैटिनम, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स बन रही हैं, अगर तो हमारा रिएक्शन जो है इम्प्योरिटी फ्री होगा तो फिर ये रिएक्शन प्रोसीड करता जाएगा अपने ऑप्टिमम रेट पे। लेकिन अगर कोई इम्प्योरिटी HCl की ऐड हो गई, फ्यू ट्रेसेस ऑफ HCl मॉलिक्यूल्स भी अगर वहां पर आ गए, तो फिर क्या होगा कि ये प्लैटिनम को पॉइजन कर देगी, पॉइजन इट, और ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्लो डाउन, द रिएक्शन विल स्लो डाउन, ठीक है। इसी तरह से हेबर्स प्रोसेस के अंदर अमोनिया सिंथेसाइज हो रहा होता है, यहां पर कैटलिस्ट क्या है? दैट इज आयरन ऑक्साइड, ठीक है। अब इस प्रोसेस के दौरान स्टूडेंट्स अगर रिएक्शन मिक्सचर में कहीं से कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड हो जाती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एज एन इम्प्योरिटी विल एक्ट पॉइजन टू आयरन ऑक्साइड, ये इसको पॉइजन कर देगी। और पॉइजन क्या होता है? जहर होता है ना। अगर किसी चीज को या किसी इंसान को जहर दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा ना। तो इसी तरह से हमारा कैटलिस्ट जो है ये भी मर जाता है, ठीक है, ये फर्दर वर्क नहीं करता, ठीक है।
अब कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 का जो सिंथेसिस का प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो कैटलिस्ट होता है दैट इज वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है, बड़ा सेंसिटिव प्रोसेस है। अगर इसके अंदर, इस कैटलिस्ट के अंदर या इस प्रोसेस के दौरान आर्सेनिक के ट्रेसेस शामिल हो गए तो फिर क्या होगा, ये कैटलिस्ट जो है वो पॉइजन हो जाएगा और हमारा जो प्रोसेस है सिंथेसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वो रिएक्शन स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से इंडस्ट्रियल प्रोसेस है कॉन्टैक्ट प्रोसेस दैट इज फॉर द सिंथेसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बड़े एहतियात से हमें देखना पड़ता है कि कोई भी इस तरह के सब्सटेंसेस के ट्रेसेस उसके अंदर उस प्रोसेस के दौरान शामिल ना हो ताकि हमारा जो कैटलिस्ट है वो पॉइजन ना हो सके और प्रोसेस इंडस्ट्रियल स्केल पे रुके ना, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कैटलिस्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हैं जिसके अंदर कैटलिस्ट स्टार्ट में उनकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि एज अ प्रोमोटर एक्ट करते हैं और हमारे कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट इज एक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट। स्टूडेंट्स, एक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट, अभी जैसे कि मैंने बताया कि हमारे रिएक्शन मिक्सचर में अगर हम अपनी मर्जी के साथ कोई ऐसे सब्सटेंस ऐड कर दें जो कि हमारे कैटलिस्ट को सपोर्ट करे, ठीक है, उसकी हेल्प करें ताकि हमारा रिएक्शन जो है मजीद फास्ट हो सके, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में अगर एग्जांपल दी थी फैक्ट्री के वर्कर्स और उसके ऊपर सुपरवाइजर क्या था, दैट वाज अ कैटलिस्ट, ठीक है। अब अगर हमारे सुपरवाइजर के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है तो अगर हम उस सुपरवाइजर को एक असिस्टेंट दे दें तो असिस्टेंट क्या करेगा, सुपरवाइजर का काम बांट लेगा। जब सुपरवाइजर का काम बांटेगा तो फिर क्या होगा, रिएक्शन रेट या आप कहने की फैक्ट्री में जो काम हो रहा था वो उसकी स्पीड और ज्यादा तेज हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से अ सब्सटेंस व्हिच प्रमोट्स द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट इज कॉल्ड प्रोमोटर और एक्टिवेटर, और इसको हम ये भी कह सकते हैं दैट इज कैटलिस्ट फॉर अ कैटलिस्ट, ठीक है। एक कैटलिस्ट ऑलरेडी है जो कि रिएक्शन रेट को फास्ट कर रहा है और उसकी एफिशिएंसी को मजीद एनहांस करने के लिए एक और सब्सटेंस ऐड कर देते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, दैट इज कैटलिस्ट फॉर अ कैटलिस्ट। एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, और ऑयल किस में कन्वर्ट हो रहा है, घी में। ये मैंने एक जर्नल सा फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, क्योंकि ऑयल में क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और घी में क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक सिंपल कैटलिस्ट कौन है, निकल, सॉलिड, इसी तरह से, ठीक है। निकल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है, एक खास स्पीड से हो रहा होगा, लेकिन अगर आप इस रिएक्शन को बूस्ट अप करना चाहते हैं, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट करना चाहते हैं, तो फिर हम क्या ऐड कर देते हैं, टेलुरियम एंड कॉपर, ठीक है। इन दोनों में से अगर आप किसी इस मेटल को ऐड कर देंगे निकल के साथ तो ये एक्ट करेगा एज प्रोमोटर, ये दोनों क्या एक्ट करेंगे, एज प्रोमोटर, ठीक है। एक्टिवेटर भी नहीं कह सकते हैं और प्रोमोटर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है हैबर्स प्रोसेस की ही, नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, दैट इज द कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप इसी रिएक्शन मिक्सचर में एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी ऐड कर दें तो फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या करेगा, आयरन ऑक्साइड जो कि कैटलिस्ट है इसकी फंक्शनिंग को फास्ट कर देगा, इसको मजीद एक्टिवेट कर देगा और रिएक्शन रेट जो है वो मजीद फास्ट हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एक्टिंग एज एन एक्टिवेटर, ठीक है। एक्टिवेटर भी कह सकते हैं, प्रोमोटर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, बात आती है नेगेटिव कैटालिसिस की। नेगेटिव कैटालिसिस का क्या मतलब है कि हम अपने रिएक्शन मिक्सचर में कुछ ऐसे सब्सटेंस डालें जो सब्सटेंस रिएक्शन को होने से रोकें, ठीक है। नेगेटिव क्या होगा, ऑपोजिट। कैटालिसिस क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन को तेज करती है। अब अगर हम ऐसा सब्सटेंस डालें रिएक्शन मिक्सचर में या ऐसा सब्सटेंस एज कैटलिस्ट डालें जो कि प्रोसेस को ना होने दे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टेट्रा इथाइल लेड हम पेट्रोल में डालते हैं ताकि पेट्रोल जो है वो आसानी के साथ इग्नाइट ना हो सके। कार के अंदर जो पेट्रोल होता है उसके अंदर हम टेट्रा इथाइल लेड शामिल करते हैं
ताकि जो पेट्रोल है वो तेजी के साथ आग ना पकड़ सके। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है कि पेट्रोल जो है वो बहुत तेजी के साथ आग को पकड़ता है, ठीक है, और बर्निंग प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम टेट्रा इथाइल लेड इसके अंदर डाल देंगे तो ये नेगेटिव कैटालिसिस होगी कि पेट्रोल की इग्निशन को रोकेगा, ठीक है। एक रिएक्शन को जब एक सब्सटेंस प्रोडक्ट्स बनने से रोके तो फिर इसको क्या कहते हैं, दैट इज द नेगेटिव कैटालिसिस। और इसकी हमने एग्जांपल आपको दे दी, टेट्रा इथाइल लेड इन पेट्रोल दैट स्टॉप्स इग्निशन, ठीक है, इग्नाइट नहीं होने देता। अब ऑटो कैटलिस्ट क्या है? ऑटो का क्या मतलब होता है? खुद ब खुद, ठीक है। इसका मतलब है कि ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर बनने वाले प्रोडक्ट्स ही कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करना शुरू कर दें, उनको हम क्या कहेंगे? दे आर ऑटो कैटलिस्ट। अब ऑटो कैटलिस्ट में हम एग्जांपल देख सकते हैं, एस्टर हाइड्रोलिसिस, ये एस्टर है, ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? CH3C डबल बॉन्ड OH एंड C2H5OH। एथेनॉल एसिटिक एसिड प्रोडक्ट्स में बन रहे हैं और ये हमारा था एस्टर, ठीक है, और ये वाटर है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि एस्टर की हाइड्रोलिसिस के लिए कैटलिस्ट के तौर पे एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। अब स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को देखें कि इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स कौन से हैं? एसिटिक एसिड है। अब जब एसिटिक एसिड इस रिएक्शन मिक्सचर में बनेगा तो वो बजाते खुद भी तो एसिड है, तो वो इस रिएक्शन को कैटलाइज कर देगा, ठीक है। तो ये एसिटिक एसिड क्या हुआ? दैट इज अ ऑटो कैटलिस्ट, ठीक है, कि रिएक्शन के दौरान ही बनने वाले प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने रिएक्शन को सपोर्ट करें टू इंक्रीज स्पीड, ठीक है। तो इस तरह के सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? दे आर ऑटो कैटलिस्ट। तो इस केस में एसिटिक एसिड इज एक्टिंग एज अ ऑटो कैटलिस्ट, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ऑक्सैलिक एसिड और KMnO4 का जब रिएक्शन होता है तो ये स्टार्ट में रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन मिक्सचर में मैग्नीज सल्फेट बनता है तो ये मैग्नीज सल्फेट जो है वो ऑटो कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करता है और रिएक्शन बहुत ज्यादा स्पीड अप हो जाता है। तो इस केस में ऑटो कैटलिस्ट कौन सा हुआ? मैग्नीज सल्फेट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दोबारा से रिवाइज कर लें, एक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट में हमने क्या कहा? ऐसे सब्सटेंस जो कि हमारे कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इनहैंस कर दें, उसकी वर्किंग को इनहैंस कर दें, उस तरह के सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोमोटर कहते हैं या एक्टिवेटर कहते हैं। वो हमने एग्जांपल्स देखे। नेगेटिव कैटालिसिस क्या है? कि ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन मिक्सचर में ऐड करने से क्या हो, रिएक्शन को प्रोसीड करने से रोकें, तो उसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव कैटालिसिस कहते हैं। ऑटो कैटलिस्ट क्या है? रिएक्शन मिक्सचर रिएक्शन के दौरान बनने वाले प्रोडक्ट्स ही एज अ कैटलिस्ट एक्ट करना शुरू कर दें और रिएक्शन की स्पीड जो है वो फास्ट हो जाए। स्टार्ट में स्लो होगी क्योंकि वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा, जैसे ही वो प्रोडक्ट या सब्सटेंस अवेलेबल हो जाएगा तो रिएक्शन की स्पीड जो है वो फास्ट हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स एंजाइम कैटालिसिस पे। अभी हमने बात की थी कि एंजाइम दे आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एंजाइम प्रोटीन बेस्ड कैटलिस्ट होते हैं और उनकी प्रोटीन नेचर होती है तो वो भी टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। बेसिकली एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो रहे हैं उनको कैटलाइज कौन करता है? उनको एंजाइम कैटलाइज करते हैं, ठीक है। अगर एंजाइम्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? हमारा कोई भी रिएक्शन जो है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होगी। अगर स्पीड स्लो होगी तो हमारे जो रिस्पॉन्स हैं और हमारे जो एक्शंस हैं वो इतने ज़्यादा स्लो होंगे कि हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो आइए मज़ीद डिटेल देखते हैं अबाउट एंजाइम कैटालिसिस। तो स्टूडेंट्स अभी हमने बात की कि एंजाइम्स दे आर द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड कैटलाइज द ऑर्गेनिक रिएक्शंस इन लिविंग सेल्स। लिविंग बॉडी में जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं उनको कौन कैटलाइज करता है? एंजाइम्स कैटलाइज करते हैं। एंजाइम आर वेरी मच स्पेसिफिक, ठीक है। स्टूडेंट्स पहले ये कंसिडर किया जाता था कि एंजाइम्स को हम आर्टिफिशियल मीडिया में बना ही नहीं सकते, ठीक है। ये सिर्फ इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं और इनकी वर्किंग भी इनसाइड ही पॉसिबल है। इसलिए ये कंसिडर किया जाता था कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस भी
लैब में जो है वो परफॉर्म नहीं किए जा सकते, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, अब एंजाइम्स को हम प्रॉपर क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में भी एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, ठीक है। और सबसे पहला जो लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक रिएक्शन जो हुआ था दैट वाज द यूरिया, ठीक है। यूरिया को इन द प्रेजेंस ऑफ यूरिएज इज द एंजाइम, ठीक है। इस एंजाइम की प्रेजेंस में हमने इसको इस रिएक्शन को करवाया था लेबोरेटरी में। और स्टूडेंट्स अब आपके पास ये फर्स्ट एग्जांपल आ गई है ऑर्गेनिक रिएक्शन की। अब सेकंड एग्जांपल क्या है, दैट इज द शुगर की हाइड्रोलिसिस हो रही है, ठीक है। शुगर की हाइड्रोलिसिस के नतीजे में क्या बनता है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला चेंज है और वैसे इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, इन्वर्टेज, स्पेलिंग देख लें, इन्वर्टेज एंजाइम, ठीक है। थर्ड एग्जांपल है आपके पास, दैट इज द ग्लूकोज, ठीक है। अब जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज को हम अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन स्टूडेंट्स, जैसे कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी है कि कैटलिस्ट आर वेरी स्पेसिफिक, ठीक है, फॉर अ गिवन केमिकल रिएक्शन। लेकिन एंजाइम की जो स्पेशल बात है कि एंजाइम आर स्पेसिफिक फॉर अ स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक है। एंजाइम एक खास रिएक्शन के लिए बना हुआ है, ठीक है, वो किसी और रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर यूरिएज एंजाइम जो है ये सिर्फ यूरिया को ही इसके साथ ही रिएक्शन करके इसे अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकता है, ये किसी और एमाइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। उसकी क्या वजह है स्टूडेंट्स, उसके लिए हम इसका मॉडल देखते हैं कि एंजाइम जो है वो किस तरह से रिएक्टेंट के साथ मिल के प्रोडक्ट्स बनाता है। तब हमें ये बात समझ आएगी कि क्यों हम कह रहे हैं कि एंजाइम्स आर वेरी मच स्पेसिफिक फॉर अ सिंगल रिएक्शन, ठीक है। मॉडलिंग ऑफ एंजाइम में हम मॉडल बनाते हैं एंजाइम का। फॉर एग्जाम्पल एंजाइम की ये एक स्पेसिफिक शेप है, ठीक है, दैट इज आवर एंजाइम। अब ये जो एंजाइम है ये सिर्फ उसी रिएक्टेंट के लिए वर्केबल होगा जो इसकी शेप पे मैच करेगा, ठीक है। यानी जिसकी शक्ल इसके अंदर फिट हो सकती होगी वही सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ आके बॉन्ड बनाएगा। अब सबस्ट्रेट अगर मैं इसके सामने बनाऊं तो सबस्ट्रेट की कुछ शेप अगर ऐसी होगी लाइक दिस, थोड़ा सा उधर करके बनाते हैं ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो कि ये मैच हो रहे हैं। ये देखिए, लाइक दिस। अब ये जो ऊपर हमारा सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट किसे कहते हैं, रिएक्टेंट को, ठीक है। ये हमारा सबस्ट्रेट है। अब इसकी देखें शेप एंजाइम की शेप से काफी मिलती जुलती है, कॉम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये जो सबस्ट्रेट है ये इस एंजाइम के अंदर आकर बिल्कुल फिट हो सकता है। जैसे एक ताले की एक खास चाबी होती है ना, एक ताला जो है, लॉक जो है वो अपनी स्पेशल की से खुलता है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ताले के लिए कहेंगे हर किस्म की चाबी उससे लग सकती है, ठीक है। तो ये जो मॉडल है दैट इज ऑल्सो नोन एज लॉक एंड की मॉडल। इसी वजह से हम कहते हैं एक एंजाइम जो है वो एक खास सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है, ठीक है, वो और किसी सबस्ट्रेट को कैटेलाइज नहीं करता, ठीक है। दैट्स वाई इस शेप से आपको पता चल रहा है कि ये क्यों इतना ज्यादा हम कहते हैं कि वाई एंजाइम इज सो मच स्पेसिफिक फॉर द सबस्ट्रेट, ठीक है। अब होता क्या स्टूडेंट्स, जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। किस तरह से बनेगा, इस तरह से। ये थोड़ी सी मेरी शेप चेंज हो गई है। सबस्ट्रेट इसके अंदर आके फिट हो जाता है ऐसे करके, ऐसे। ये ब्लैक लाइन जो है ये सबस्ट्रेट है और रेड लाइन इज फॉर द एंजाइम, ठीक है।
तो इसे हम क्या कहते हैं, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट ये आपस में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स टूटता है, इस कॉम्प्लेक्स में क्या चेंजेस आती हैं, बॉन्ड्स चेंज होते हैं और ये जो सबस्ट्रेट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है लाइक दिस। एंजाइम हमारा उसी तरह से रहेगा, मैं अब छोटी शेप बना रही हूं, ये एंजाइम था। ठीक है, अब जब सबस्ट्रेट इसमें से निकलता है तो उसकी शेप जो है वो चेंज हो चुकी होती है। फॉर एग्जाम्पल से लाइक दिस एंड ये अब अपने रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। एंजाइम वहीं का वहीं है, यहां पर क्या एंजाइम, अब पी क्या है, ये पी प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो दैट इज द लॉग की मॉडल। इसमें अंदर मैं अगर एक जर्नल इक्वेशन लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगी, पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है आपस में मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स जो है फर्दर प्रोडक्ट्स में सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देता है और एंजाइम जो है वो उसी तरह हमारे पास रीजनरेट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट वाज अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम, एंजाइम किस तरह से फंक्शन करते हैं। अभी तो कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक इसके यहीं पे डिस्कस की, जैसे कि एंजाइम आर सो मच स्पेसिफिक। ठीक है, आइए फर्दर कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम के डिस्कस करते हैं ताकि हमें इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल सके। स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम में सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है दैट एंजाइम्स आर मोस्ट एफिशिएंट कैटलिस्ट। ठीक है, ये इतने ज्यादा एफिशिएंट हैं, इसीलिए तो नेचर ने इनको सिलेक्ट किया है इनसाइड द लिविंग बॉडीज टू कैटलाइज द रिएक्शंस। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है क्योंकि लिविंग बॉडी में तो हम इस चीज को नहीं देख सकते ना कि रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर स्लो है या फास्ट है। नेचर के लिए या आप कह लेंगे लिविंग बॉडी के लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि रिएक्शंस को बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए, उनकी स्पीड को, उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो टाइमली बननी चाहिए ताकि आगे जो फर्दर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो रहे हैं वो अपने फंक्शन जो हैं कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, दैट्स व्हाई नेचर सिलेक्टेड एंजाइम्स एज कैटलिस्ट फॉर लिविंग बॉडीज। सेकेंड पॉइंट है दे आर हाईली स्पेसिफिक। जैसे हमने अभी बात की कि एक एंजाइम जो है एक खास सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है, वो उसी को ही कैटेलाइज कर सकता है। ठीक है, जैसे यूरियाज की एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ कि ये यूरिया को ही कैटेलाइज करेगा, ये किसी और एमाइड को कैटेलाइज नहीं कर सकता। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज मैक्सिमम रेट्स ऑन ऑप्टिमम कंडीशंस। अगर स्टूडेंट्स आप एंजाइम की जो कंडीशंस हैं, अगर हम आर्टिफिशियल मीडिया में एंजाइम यूज कर रहे हैं तो फिर आपको उसकी कंडीशन सेट करनी पड़ेंगी। उसका एक खास ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसपे वो मैक्सिमम आपको कह लेंगे उसकी मैक्सिमम फंक्शनिंग है, उसका मैक्सिमम एफिशिएंसी है उस टेम्परेचर पे, उस पीएच पे। ठीक है, तो जब वो आप ऑप्टिमम कंडीशंस क्रिएट कर देंगे तो फिर आपकी एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, पीएच इफेक्ट्स रेट ऑफ एंजाइम्स कैटलाइज्ड रिएक्शंस। इट्स मीन जो ऑप्टिमम कंडीशंस हमने बात की थी उसके अंदर पीएच एक फैक्टर भी है कि सॉल्यूशन की या रिएक्शन मिक्सचर की पीएच भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर पीएच ऑप्टिमम पीएच के करीब नहीं होगी तो हो सकता है कि आपका एंजाइम टोटली वर्क ना करे। ठीक है, वो फंक्शन ना कर पाए। नेक्स्ट है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट इज इनहिबिटेड बाय पॉइजन। जैसे हमने नॉर्मल कैटलिस्ट के बारे में भी बात की थी कि ऐसे सब्सटेंस जो कि एंजाइम के साथ ऐसी बॉन्डिंग बना लें जो कि उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर दें, तो उस तरह के हम सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, पॉइजन कहते हैं। तो एंजाइम के केस में भी ऐसे ही होता है। स्टूडेंट्स ये बात याद रखेंगे, एंजाइम के केस में पॉइजन हम उन सब्सटेंसेस को कहेंगे कि जो एंजाइम के अंदर फिट हो जाएं। किस तरह से फिट होते हैं कि उनकी जो शेप जो होती है वो ओरिजिनल सबस्ट्रेट से मिलती जुलती है। तो एंजाइम ये समझता है कि ये इसका स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है, लेकिन जब वो आकर पॉइजन जो है इसके साथ अटैच होता है तो वो उसके साथ केमिकली बाउंड कर जाता है, वो रिमूव नहीं हो सकता। ठीक है, जब वो रिमूव नहीं होगा तो हम कह देंगे कि परमानेंटली पॉइजन हो गया। ठीक है, और टेम्परेरी पॉइजनिंग क्या होगी कि हो सकता है कि वो इसके साथ लूज बॉन्डिंग बनाए और
कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देने से वो जो पॉइजनिंग सब्सटेंस है वो हो सकता है उसकी बॉन्डिंग, लूज बॉन्डिंग जो है वो टूट जाए और वापस हमारा एंजाइम जो है हमें वापस मिल जाए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा सबस्ट्रेट आ गया जिसने केमिकली बाउंड कर लिया तो फिर क्या होगा कि इसे हम परमानेंट पॉइजनिंग कहेंगे और एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स आर ग्रेटली एनहांस्ड बाय कोएंजाइम्स, ठीक है। कोएंजाइम्स बेसिकली दे आर द एक्टिवेटर्स और प्रोमोटर्स, जैसे कि हमने अपने कैटलिस्ट में बात की थी। यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर बात की थी प्रोमोटर्स और एक्टिवेटर्स की, कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हमारे कैटलिस्ट की वर्किंग को एनहांस कर दें, तो उनको हम क्या कहते हैं, प्रोमोटर्स और एक्टिवेटर्स कहते हैं। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स एंजाइम के केस में क्या हो रहा है कि एंजाइम इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट और कोएंजाइम्स वो सब्सटेंसेस हैं जो कि मजीद इसकी एक्टिविटी को एनहांस करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर एंड होते हैं, साथ ही हमारा लास्ट टॉपिक चैप्टर 11 का दैट वाज कैटालिसिस एंड हो गया है। स्टूडेंट्स इस दुआ के साथ इस चैप्टर को और इस बुक को, फर्स्ट ईयर बुक को ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपके इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।